दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला लेक्चर है और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम अपना पहला लेक्चर ही फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया से शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का जीवन आप इस पिक्चर के माध्यम से जान सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ एक सती जल रही है, उसके नीचे एक भूखा इंसान जो अपने खाली प्लेट के तरफ निहार रहा है, एक ब्रिटिशर जो कि एक निहत्थे भारतीय पे बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ है जो कि अत्याचार कर रहा है, और यहाँ पे मूर्ति पूजा। तो इस पिक्चर से आप जान सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय का जीवन किसके इर्द गिर्द घूम रहा था। और इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन आपको फर्दर लेक्चर में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरचरित में। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप फेसबुक पेज वीरचरित 01 को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल वीरचरित को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। राधानगर आज के हुगली के बगल में एक छोटा सा गांव था। उनके पिताजी का नाम रमाकांत था और उनकी माता तारिणी देवी, जिन्हें कुल ठाकुरानी भी कहते हैं। अब कुल ठाकुरानी क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी माता बहुत ही स्ट्रिक्ट थी घर के अंदर, और घर के सारे काम उनके ही हिसाब से चलते थे, घर के अंदर के काम। उनके पिताजी के पूर्वज कुलीन ब्राह्मण थे और वे भी कुलीन ब्राह्मण थे। अब कुलीन ब्राह्मण उन दिनों किस लिए फेमस हुआ करते थे? पॉलीगैमी और डाउरी। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ करना उस समय ये प्रचलन में था, और दहेज प्रथा जो कि आज भी प्रचलन में है, लेकिन आज इसके खिलाफ कानून है। उन दिनों इसके खिलाफ कुछ कानून नहीं था। राजा राम मोहन रॉय बचपन से ही बहुत ही होशियार थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अग्रणी थे। उन्होंने अपना एजुकेशन गांव की पाठशाला से शुरू किया और वहाँ वे संस्कृत और बांग्ला से पढ़ते थे, और वो काफ़ी तेज थे। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि आप इन्हें बाहर कहीं ले जाइए जहाँ वो उच्च शिक्षा हासिल कर सके। तो राजा राम मोहन रॉय के पिताजी ने उन्हें पटना भेजा, जहाँ उन्होंने अरबी और पारसी भाषा की सीख ली। दोस्तों, बता दूं कि 9 साल की उम्र में ही वो पटना चले गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने स्वधीर चिंतन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया, और वो हमेशा रैशनली और लॉजिकली सोचते थे। दोस्तों, अगर हम पढ़े लिखे हैं और हम अगर लॉजिकली नहीं सोचते किसी भी चीज़ को, हम जैसा हमें परोसा जा रहा है वैसे ही अगर मान लेते हैं, उसे जांचना और परखना ज़रूर चाहिए। अगर हम लॉजिकल नहीं हो पाएंगे तो हमारी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। तो राजा राम मोहन रॉय 16 वर्ष की आयु में वापस अपने घर आते हैं। उनके माता पिता उनके बच्चे को बड़ा हुआ देख बहुत ही अच्छा पाते हैं। वो एक यंग कैरिस्मेटिक फिगर वापस आया अपने घर, लेकिन खुश तो हुए उनके माँ बाप, लेकिन वे थोड़े दिनों बाद उनकी जो आइडियाज़ थे, जो थिंकिंग थे, वो क्लैश करने लगे। राजा राम मोहन रॉय जहाँ रैशनैलिटी और लॉजिकल थिंकिंग करते थे, लेकिन उनके माँ पिता जो उस समय समाज में प्रचलन था सुपरस्टिशन की बिलीफ, उसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि इनके व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा क्लैश होने लगे और वे घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा लॉजिकल बात करते थे। वो धर्म के खिलाफ कभी नहीं थे। धर्म उनमें उनमें उनकी बहुत ज़्यादा आस्था थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि धर्म के लिए आप सुपरस्टिशन, अंधविश्वासों को मानने लगे। इस पिक्चर में जो थॉट लिखा है उसे आप देख सकते हैं। ईश्वर एक है,
अंधविश्वासों पर आंख मूंदकर विश्वास करना ही अज्ञान का कारण है। केवल एक अस्तित्व ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए है। और ये बिल्कुल सही बात थी। हमारी वेद भी कहता है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है हिंदू माइथोलॉजी में, यही है ना कि ब्रह्म को हासिल करना। राजा राम मोहन रॉय भी इसी बिलीफ में विश्वास रखते थे, लेकिन जो समाज अंधविश्वास की राह में चल चुका है तो वो कैसे एक लॉजिकल पर्सन को मान ले। तो राजा राम मोहन रॉय जैसे घर छोड़ के जाते हैं तो वो उसके बाद तिब्बत की ओर जाते हैं। वो सोचते हैं कि बौद्ध भिक्षुएं जो हैं वहाँ पे वो उनकी बात को जानेंगे और वो उन्हें समर्थन देंगे। बट वहाँ वो हैरान रह गए जब देखे कि तिब्बत में भी अंधविश्वास का काफ़ी प्रचलन था और ऐसी स्थिति आ गई थी कि उन्हें वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा था। कुछ स्त्रियां जो वहाँ पे थी उन्होंने इनको भागने में मदद की थी। इसके बाद वे जाके बनारस में सेटल हुए और वहाँ उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। बाद में उन्होंने एक मुंशी के तौर पर थॉमस वुडरॉफ, जो ब्रिटिश कंपनी में अधिकारी थे, उनके वहाँ पे उन्होंने जॉब लिया और बाद में जॉन डिग्बी के यहाँ, जहाँ वे इंग्लिश भी सीखने लगे और वो इंग्लिश के भी काफ़ी बड़े ज्ञाता बने। 1811 में इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ इनके बड़े भैया जगमोहन का देहांत हो जाता है और उनकी वाइफ जो राजा राम मोहन रॉय की भाभी थी उन्हें सती होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उस समय एक ऐसा प्रचलन था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को उसी चिता में जिंदा उनके पति के साथ जलना होगा। ये उस समय प्योर माना जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही कोशिश की सबको बनाने की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग माने। पुजारी है, यहाँ पे गांव के लोग हैं, उनके घर के आदमी हैं, लेकिन नहीं, किसी ने इनकी बात नहीं मानी। और आप सोच सकते हैं कि एक जलते हुए इंसान को अपने आँख के सामने देखना कितना दुखदाई होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप बचा सकते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान होगा तो वो बचाने के लिए ज़रूर भागेगा, लेकिन उस समय ऐसा था कि ये नियम था और पूरा उस समय बंगाल और नॉर्थ इंडिया इसे बहुत ही डीपली इससे इंटीग्रेटेड था और बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उन्हें अपने भाभी को अपने आँख के सामने जलते हुए देखना पड़ा था और ये दृश्य वे अपने जीवन में कभी नहीं भूले। और इस दृश्य का रेलेवेंस आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि सती प्रथा बैन कैसे हुई और उसकी प्रेरणा यहीं से मिले थे। इसके बाद जैसे कि वो प्रयत्न कर रहे थे कि उनके परिवार के लोग और गांव के दूसरे लोग सती प्रथा को रोकें और उनकी भाभी को सती ना होने दें। उनकी माता, जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि वो अंधविश्वास था लेकिन उनके लिए वो सब रूल्स था। तो वो राजा राम मोहन रॉय के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो गई और राजा राम मोहन रॉय को फिर से अपना घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, उन दिनों का ट्रीटमेंट जो ब्रिटिशर्स का था इंडियन के खिलाफ, तो वो हमें द्वितीय दर्जे का नागरिक सोचते थे, हमें उनके बराबर नहीं सोचा जाता था। और आपने फेमस वो साइन बोर्ड्स देखे होंगे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ता और हम में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन राजा राम मोहन रॉय के इंटेलेक्ट से प्रभावित होकर राजा राम मोहन रॉय को एज ए दीवान, दीवान का मतलब एम्बेसडर, ये बहुत बड़ी उपाधि थी उन दिनों, उन्हें भूटान भेजा गया। जो भूटान राज्य था उन दिनों कूच बिहार, जो कि वेस्ट बंगाल और असम बॉर्डर में है, उसके साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने जाके सेटल करवाया। 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया 1915, और वे कलकत्ता में आके वापस सेटल हो गए थे। आत्मीय सभा दोस्तों एक फिलोसॉफिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाला सोसाइटी था,
जिससे यंग जो जनरेशन था वो धीरे धीरे जुड़ने लगे। यहाँ उन्होंने वेदांत सूत्र, ईशा और केन उपनिषद को बांग्ला और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जैसे कि मैंने बताया था, जब बनारस में थे वो उन्होंने गहरा रिसर्च किया था हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई उन दिनों, एनक्रोचमेंट ऑन द राइट्स ऑफ हिंदू फीमेल। उन दिनों जैसा कि एक सती प्रथा है और बहुत ही कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी जो कि एक नारी के एम्पावरमेंट को रोकती थी। उनके खिलाफ, जैसा कि जब अंधविश्वास समाज में फैला हो तो सभी लोग उनके खिलाफ हुए, बहुत ज़्यादा लोग उनके खिलाफ थे और उनके कुछ फॉलोअर्स भी हुए जो कि रैशनल थिंकिंग यूथ था। दोस्तों, उन दिनों क्रिश्चियन मिशनरीज को चार्टर ने अलाउ किया था कि वो क्रिश्चियनिज्म इंडिया में आके प्रमोट करें। तो जब राजा राम मोहन रॉय वोकल हुए थे हिंदुइज्म एंड जो बेसिकली इंडिया में सुपरस्टिशंस प्रेवलेंट था उसके खिलाफ हुए, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को लगा था कि राजा राम मोहन रॉय उनके एक बहुत बड़े हेल्प होंगे कि वो क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर सकें और राजा राम मोहन रॉय उनकी इसमें मदद करेंगे। बट ये बहुत ही गलत उन्होंने सोच लिया था, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय हर उस सुपरस्टिशन बिलीफ के खिलाफ थे जो कि लॉजिकल नहीं था और जिससे समाज की हानि होती है, ना कि कोई फ़ायदा होता है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी धीरे धीरे इनके खिलाफ होने लगे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय एक इतने अच्छे वक्ता थे और उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा सटीक होते थे कि उन्हें काउंटर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और धीरे धीरे क्रिश्चियन मिशनरीज भी समझ गए कि ये हमारे हेल्प के तो नहीं है और इनके खिलाफ वे हो गए थे। 18 साल के प्रयास के बाद 1811 में उनके भैया का देहांत हुआ था और उनकी भाभी को सती होना पड़ा था। 18 साल के लगातार स्ट्रगल के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी जो अचीवमेंट होता है लाइफ में इतनी जल्दी नहीं मिलता। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बैन करवा दिया, लेकिन बैन ऐसे ही नहीं हुआ था, 18 साल उन्हें लगना पड़ा था। 4 दिसंबर 1829 में फाइनली सती प्रथा को ऑन पेपर्स बैन किया गया। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने एक धर्म सभा का गठन किया। उन दिनों दोस्तों प्रीवी काउंसिल होती थी। अगर आपको सरकार का कोई भी फैसला उसमें बदलाव लाना है, अमेंडमेंट, तो आपको प्रीवी काउंसिल में अपील करना पड़ता था। और प्रीवी काउंसिल भारत में नहीं होती थी, वो समंदर पार लंदन में होती थी। तो धर्म सभा जो रूढ़िवादी लोग थे वो उनके खिलाफ तो थे ही, तो इस कानून को, जो सती प्रथा पे बैन लगाया गया था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, अपना आवाज़ प्रीवी काउंसिल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 20,000 रुपये इकट्ठा किए और उन्होंने एक एडवोकेट को हायर किया जो कि प्रीवी काउंसिल में जाके इस लॉ के खिलाफ उनकी पैरवी दे सकें। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे धर्म सभा के जो लोग हैं वो एक एडवोकेट को हायर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके जो प्रेयर्स हैं वो क्या है और ये इस रूल के खिलाफ है। और दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय की प्रॉब्लम यही सेटल नहीं हुई थी। उनकी माता, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स और यहाँ तक कि वर्धमान के राजा भी उनके खिलाफ बहुत सारी झूठी केसेस फाइल की गई थी, क्योंकि वो इनकी जो फिलॉसफी था इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये रुक जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। राजा राम मोहन रॉय एक सिंगल गॉड जो कि ब्रह्म में विश्वास करते थे और उन्होंने इसीलिए ब्रह्म समाज का स्टैब्लिशमेंट किया था 20 अगस्त 1828 में। दोस्तों, जितने भी केसेस हुए थे, इससे आपको पता ही होगा, आज भी अगर कोर्ट में केस होता है तो कितना लंबा चला जाता है एक गरीब के लिए।
राजा राम मोहन रॉय कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सारे केसेस जीते, लेकिन इसमें इनके रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हुए थे। राजा राम मोहन राय एक अच्छे वक्ता ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लेखक भी थे। उन्होंने 2 अखबार पब्लिश की थी उस समय, मिरातुल अकबर जो कि परसी भाषा में थी, और संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला में थी। अब दोस्तों मैं बताऊं कि आपको राजा राम मोहन रॉय का बचपन से ही नाम राजा नहीं था। राजा उन्हें एक उपाधि मिली थी, और ये उपाधि उन्हें मिली थी अकबर द्वितीय, जो कि मुग़ल के किंग थे। मुग़ल जो किंगडम था उस समय तक ब्रिटिश के अधीन आ चुका था, और वो बस एक पेंशनर किंग थे, उनके पास कुछ रियल पावर्स नहीं बची थी। तो अकबर द्वितीय को अपना पेंशन बढ़ाना था, और वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उनके ये पैरवी लंदन तक पहुंचाए। तो राजा राम मोहन रॉय उनके लिए सबसे बेस्ट इंसान थे। उन्हें राजा राम मोहन रॉय को यहाँ से ही राजा का टाइटल मिला, और राजा राम मोहन रॉय ने भी ठान लिया कि वो लंदन जाएंगे, और उनके दिमाग में 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? अकबर द्वितीय का जो प्रपोज़ल था, अकबर द्वितीय का जो प्रपोज़ल था इससे वहाँ रखना, उसके बाद सती प्रथा बैन, इसके इम्प्लिकेशंस और इसके फ़ायदे को वहाँ बताना, और जो कि उन दिनों चार्टर बनता था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में रूल कर रही थी, उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में होता था, जो कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। तो ये चाहते थे कि वहाँ वो प्रेजेंट रहे और वो बताए कि इंडिया में जो गरीबी छाई हुई थी उसका रियल रीजन क्या है। राजा राम मोहन रॉय जैसे लिवरपूल में पहुंचे, उन्हें एक भव्य स्वागत मिला। वो तब तक वहाँ भी फेमस हो चुके थे। वहाँ के बड़े फिलोसोफर्स, जो राइटर्स थे, और भारत के जो लोग थे, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उनके स्वागत में वहाँ थे, और उन्हें ये देख के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, जब राजा राम मोहन रॉय ब्रिटेन में पहुँचते हैं, वहाँ के साफ सुथरे सड़कें देखते हैं और वहाँ का माहौल देखते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे बिल्ट हुआ था, उन्हें ये देख के बहुत ही दुख लगता है जब वे भारत के साथ इसे कंपेयर करते हैं। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भी जब शिकागो वो गए थे और वहाँ का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, उन्होंने वहाँ रो दिया था, क्योंकि भारत में जहाँ एक तरफ लोग त्रस्त है, 2 वक्त का खाना भी उन्हें नहीं मिल पा रहा, और वहाँ पे वो इतने शानदार से जी रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय, जो कि उन दिनों ब्रिटेन के राजा थे, विलियम चतुर्थ, विलियम फोर्ड, उनका क्राउनिंग सेरेमनी था, और यहाँ भी उन्हें एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला जब उन्हें जो बाकी देशों से यूरोप के एम्बेसडर्स आए थे उनके साथ राजा राम मोहन को बिठाया गया। भारत में वे भारतीय को द्वितीय दर्जे का नागरिक कहते थे, लेकिन इंग्लैंड में देखिए कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने जो पार्लियामेंट थी वहाँ के, उसके आगे भारत के जो गरीबी है उसके असली कारण को वहाँ पे रखा, और विलियम चतुर्थ ने भी उनसे मुलाकात की, उन्होंने पर्सनली इनवाइट किया था, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें अलाउ किया जाए उनके पासपोर्ट को, कि वो फ्रांस विज़िट कर सकें, और राजा ने उन्हें अलाउ कर दिया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो कब फॉर्म हुआ था, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन 1900 में हुआ था, मैं ईयर एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन राजा राम मोहन रॉय आप देख सकते हैं 1831 में ही ये कहे थे कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पूरे जो समाज है पूरे दुनिया का, उसकी बातें रखी जाए और उसके भलाई के लिए कार्य एक साथ मिलजुल के करें। तो यूनाइटेड नेशन का जो कंसेप्ट था वो 1831 में ही दे चुके थे। आप देख सकते हैं वो कितने बड़े विजनरी लीडर थे।
उन्होंने जो फ्रांस के राजा थे उनसे 14 अक्टूबर 1832 में, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, उन्होंने उनसे मुलाकात की और वहाँ भी उन्हें एक भव्य स्वागत मिला। इसके बाद जब वे लंदन लौटते हैं, लंदन लौटने के बाद वे जो अकबर द्वितीय का सैलरी का केस था उसे फॉरवर्ड करते हैं और उनकी जो पेंशन थी वो 3 लाख रुपए बढ़ा दी गई थी। उसके बाद वे इंग्लैंड में ही रहे, लेकिन उन दिनों जो बैंक फेलियर्स हुआ था उसमें इनके पास जितने भी जो धन बचा हुआ था वो समाप्त हो चुका था और उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी और 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल, जो कि ब्रिटेन में एक शहर है, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके देख सकते हैं आप घर से वह कितने दूर थे और उन दिनों तो ये भी माना जाता था कि समुंदर पाप करना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन उस समय भी जैसे कि राजा राम मोहन रॉय को हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। जब वे लंदन आने वाले थे तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था और लेकिन वे आए क्योंकि उन्हें पता था समंदर पार करने से धर्म कभी नष्ट नहीं होता। 1833 में इनका देहांत हुआ ब्रिस्टल में। इनका जो क्रेमेट्री है वही ब्रिस्टल के सामने एक शहर में दफनाया गया। 1942 में इनका जो क्रेमेशन ग्राउंड था जहाँ इन्हें दफनाया गया था उसे एक दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया जो कि ब्रिस्टल के सामने ही था, आउटर सिटी में। 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो ब्रह्म समाज जब इस्टेब्लिश हुआ था 1828 में, तब राजा राम मोहन रॉय के साथ थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड जाते हैं और वे एक इंडियन स्टाइल टॉम्ब का वहाँ पे गठन करते हैं जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के फादर ने फंड किया था और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों ये भी आगे चल के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर बनते हैं और ये पिता किसके हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के, द फर्स्ट नोबल लॉरिएट। दोस्तों यही वो टॉम्ब है जहाँ राजा राम मोहन रॉय को अस्थियाँ आप कह सकते हैं रखी गई वहाँ और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में जाके इस महान व्यक्तित्व को इस टॉम्ब में स्थान दिया और आज भी वे यहीं पे रेस्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो हमें अक्सर प्रेरणा देती है और हमें जानना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि हम कभी कभी बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं प्रॉब्लम्स को देख के, लेकिन आप कभी बड़ा नहीं बन सकते अगर आप प्रॉब्लम्स का सामना करके उसे पार ना करें। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेव लॉस होगा अगर हम अपने जो फोर फादर्स थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिस आज़ादी के लिए हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आर्मी हमारे लड़ती है और हर एक इंसान जो कि सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को अगर भूल जाए तो ये हमारा लॉस होगा ना कि उनका। तो दोस्तों अगर आपने कुछ भी अच्छा इस लेक्चर के माध्यम से जाना और आप आगे भी ऐसे लेक्चर्स हमारे मॉडर्न इंडिया के जो फाउंडर्स हैं और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के बारे में और करंट टॉपिक्स से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े और वीर चरित को सब्सक्राइब करें और आपका कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट। थैंक यू। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।